रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, क्या लग रहा है ये मूवमेंट आपको बड़ा होता दिख रहा है? जिनका शोषण होता रहा है उनका शोषण आज भी हो रहा है। भाई ये लिख दीजिए, जो आरक्षण से डॉक्टर बना उसके सामने आरक्षण लिखिए, हमारा मन करेगा तो हम इलाज करवाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करवाएंगे। नॉन स्टॉप आरक्षण पर बात कर क्यों रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं उस बच्चे को पढ़ाते आप, वो बच्चा खुद पॉजिटिव में नंबर ले आता। ऐसा आरक्षण कर दिया जाए, वैसा क्यों कर दिया जाए? उस बच्चे तक शिक्षा पहुंचाई जाए ना, उसको चीटिंग पहुंचाई जा रही है। 20 बच्चों ने सुसाइड किया और उस पर हमने आंदोलन किया, और जब हमारे आंदोलन की जीत हो गई तो हम जश्न कैसा मना रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद 5 स्टार होटलों में नाचा जा रहा है और वहां दारू पी जा रही है। क्या हम नेपाल बनाना चाहते हैं इसको? क्या बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? बस अब उनकी उपस्थिति दर्ज हो चुकी है कि अब हमारा पेज बन चुका है, हमारी उपस्थिति हो चुकी है, अब देश में जो है हम भी राजनीति में आ गए। हर्ष दुबे का बैकग्राउंड क्या है? ये सवाल जरूर आएगा। मैं अपना बैकग्राउंड रिवील करना नहीं चाहता। स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। इस वक्त देश में चर्चा आरक्षण हटाने को लेकर हो रही है, क्योंकि सीजेपी का आंदोलन हुआ और उसमें लगातार ये बात हुई कि एजुकेशन सिस्टम फेयर होना चाहिए। अब जब एजुकेशन सिस्टम फेयर होने की बात चली है तो जनरल क्लास वाले भी कह रहे हैं कि क्यों ना शुरुआत आरक्षण हटाने से हो। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि शिक्षा में सुधार को लेकर यह बात हो रही है। पूर्ण रूप से देश में आरक्षण हटाने ना हटाने को लेकर चर्चाएं नहीं, क्योंकि एक बच्चा 2000 का फॉर्म क्यों भरे, दूसरा बच्चा 300 का फॉर्म क्यों भरे, ये लड़ाई। एक बच्चा जो 650 नंबर लाकर भी कॉलेज ना पा सके और दूसरा 40, 50, 60, 100 नंबर पर कॉलेज कैसे पा जाएगा, इसको लेकर एक विद्रोह है और अब वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त हर्ष दुबे मौजूद हैं, जो कि नीट के एस्पिरेंट हैं, पेपर उन्होंने दिए हैं। उनसे आज बातचीत करेंगे। आरक्षण को लेकर काफी खुलकर बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल यही था कि आरक्षण हटे क्यों? क्या पूरे देश से हट जाए या फिर शिक्षा विभाग में आप चाहते हैं कि वहां पारदर्शिता? मेरा कहना है कि रिजर्वेशन को हटाना एक पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि एक बच्चा जिसको रिजर्वेशन की रियल में जरूरत है, क्या उस तक आरक्षण पहुंच पा रहा है? एक बच्चा निगेटिव मार्क लेकर आता है, क्यों? क्योंकि उसको शुरुआती शिक्षाएं कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रही, इसीलिए तो उसके निगेटिव में नंबर आ रहे हैं। और उसको डॉक्टर क्यों बना दिया? क्योंकि हमारी सरकारों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हम 4-6 बच्चों को ऐसे डॉक्टर बना देंगे और कहते रहेंगे कि हम जो है तुम्हें बहुत रिजर्वेशन दे रहे हैं। लेकिन वो रिजर्वेशन क्या उस तक सही मायने में पहुंच पा रहा है? एक SC/ST का बच्चा जो कि गांव में रहता है, जिसके पास पेट पालने को रोटी नहीं है, वो 2-2 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पा रहा है कैसे कैसे। और एक बच्चा जिसके पापा 3-3 लाख की कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, इस SC बच्चे का कंपटीशन इस बच्चे से है। क्या ये बच्चा जो है, जो 3 लाख की कोचिंग में पढ़ा है, वो इससे तो ज्यादा नंबर ले ही आएगा? तो वो सीट तो इसको मिल जाएगी। भाई SC में भी तो ज्यादा नंबर लेके आएगा, उसी को सीट मिलेगी, तो सीट तो इसको मिल गई, इसको तो मिली नहीं। इस तक तो रिजर्वेशन पहुंचा ही नहीं। हमारा कहना ये नहीं कि रिजर्वेशन हटाओ, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। भाई निगेटिव नंबर उसके आए, अगर उसकी शुरुआती शिक्षा अच्छी करी जाती तो क्या निगेटिव में नंबर आते उसको? उसको अगर 1st से 12th तक की अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिलती, तो उसके निगेटिव नंबर नहीं आते। लेकिन वो क्यों नहीं हो पाई शिक्षा उस तक? क्योंकि उस तक उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। वहीं एक तरफ बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब आप कह देंगे कि गवर्नमेंट स्कूल चल तो रहे हैं, उन स्कूल में पढ़िए, फ्री में एजुकेशन है, लेकिन वहां आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि बच्चा वहां अच्छे से पढ़ सके। तो एक बच्चा जिसको पढ़ाई की जरूरत है, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो आप उसको पढ़ाइए और उसके सारे खर्चे उठाइए, ताकि वो बच्चा निगेटिव में नंबर ना लाए। अगर वो बच्चा पढ़ेगा तो वो तो खुद पॉजिटिव नंबर लेके आएगा, वो खुद डॉक्टर बनने के काबिल है। लेकिन आप उस तक शिक्षा पहुंचने नहीं दे रहे हैं। आप रिजर्वेशन को लगा के, जात पात में लड़ा के सिर्फ इस तरीके की राजनीति फैला रहे हैं देश में, ताकि हम सत्ता में बैठे रहें। नहीं, जब रिजर्वेशन को लेकर बात होती है, मैं शिक्षा पर ही बात कर रहा हूं। मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूं कि हम केवल शिक्षा में पारदर्शिता को लेकर सवाल हैं, तो उसी पर यहाँ पर आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही। तब एक सवाल कहा जाता है, जो आरक्षण जिनको मिलता है,
कि भाई हम चलिए ठीक है, हम 100 नंबर लाकर हमें कॉलेज मिल गया कोई, लेकिन हमें 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करनी है तभी हम डॉक्टर बनते हैं। तो हम तो वही प्रोसेस से गुजर रहे हैं जैसे सब गुजर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कि वो जो निगेटिव मार्किंग की मैं बात कर रहा हूँ वो पीजी में आए हैं बच्चे के। मतलब कि उसने यूजी को तो 5 साल की प्रिपरेशन करी, उसके बाद पीजी में हमको कट ऑफ सेट करनी पड़ी निगेटिव मार्किंग की। क्यों? क्योंकि बच्चे वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे। आप कह रहे हैं 80 के लिए 2 सीटें रिजर्व है, लेकिन कोई बच्चा वो 2 सीट पाने के लिए उतना नंबर ला ही नहीं पा रहा है जितना लाना चाहिए, तो आपने निगेटिव तक पहुंचा दिया क्वालिफाइंग मार्क। अगर वो बच्चा कहीं प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहे दाखिला तो ले सकता है। मैं इसी बात पर क्वेश्चन करना चाहूंगा सोनम वांगचुक जी से। उनको एडमिट कहाँ कराया गया था? सफदरगंज में। और वो वहां से मेदांता क्यों गए? क्योंकि उनको पता है कि इस कॉलेज में शायद इस हॉस्पिटल में शायद निगेटिव मार्किंग वाला बच्चा मेरा इलाज कर रहा हो, जबकि वो देश का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है जहां देश के टॉपर पढ़ते हैं। लेकिन मेदांता में वहीं उसी कॉलेज से पढ़ के डॉक्टर्स गए हैं, बट उनके पेपर भी देखे गए कि आपके रिजल्ट में कितने नंबर आ रहे थे। सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री नहीं देखी गई। लेकिन जो सफदरगंज में डॉक्टर्स हैं उसमें शायद वो बच्चा भी हो सकता है जिसके निगेटिव नंबर आए हो, तो वो बच्चे से इलाज कैसे करा ले? वो तो वो इस बात पर खुल के बात क्यों नहीं करते? आप वहां से वहां क्यों गए जबकि वही डॉक्टर तो वहां जा रहे हैं? मेदांता में डॉक्टर तो भाई सफदरजंग से और एम्स दिल्ली से पढ़ के ही जा रहे हैं। भाई सबसे बड़े हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज देश के यही हैं, तो डॉक्टर्स तो यहीं के वहां पहुंचे हैं। लेकिन आपने फिर इलाज वहां क्यों नहीं कराया? वहां क्यों कराया जाके? क्योंकि आपको पता था कि यहाँ निगेटिव मार्क वाला बच्चा भी हमारा इलाज कर रहा हो सकता है। वही सोशल मीडिया पर बात चलने लगी और अभी मैं कोड ही कर दे रहा हूँ। शिल्पा शेट्टी का एक उस पर आ गया आरक्षण को लेकर कि भाई ये लिख दीजिए, जो आरक्षण से डॉक्टर बना उसके सामने आरक्षण लिखिए, हमारा मन करेगा तो हम इलाज करवाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करवाएंगे, अगर इतना ही आरक्षण आपको देना है। हाँ, तो आप नॉन स्टॉप आरक्षण पर बात कर क्यों रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं उस बच्चे को पढ़ाते आप तो वो बच्चा खुद पॉजिटिव में नंबर ले आता, उसे पढ़ाया क्यों नहीं गया? प्रॉब्लम ये नहीं कि आरक्षण आप अभी भी हर कोई जिसके पास बात समझा रहा है वो कह रहा है कि तो फिर ऐसा आरक्षण कर दिया जाए, वैसा क्यों कर दिया जाए? उस बच्चे तक शिक्षा पहुंचाई जाए ना, उसको चीटिंग पहुंचाई जा रही है, उसको हम चीटिंग देने की आदत में क्यों ले आ रहे हैं? और उसको सबने संजो भी लिया है। मतलब जैसे आप ही बात कर रहे हो कि आरक्षण को ऐसे कर दो, क्यों मॉडिफाई कर दो? उसको मॉडिफिकेशन चाहिए ही नहीं, उसको हर चीज से हटाओ और बच्चे तक शिक्षा पहुंचाओ, वो खुद ब खुद नंबर ले आएगा। शिक्षा अब इस बात पर अडिग रहे कि हम शिक्षा पहुंचाएंगे, उस रिजर्वेशन को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो कि हाँ मैं उसकी फीस उठाऊंगा, चाहे वो किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहे अपने एरिया के, उसके आने जाने का खर्चा मैं उठाऊंगा। गवर्नमेंट उसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करे ना। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर शुरुआत में ही उसको पढ़ाई अच्छी मिल जाए तो 10वीं 12वीं के बाद इतना कैपेबल खुद हो जाएगा कि वो नंबर लाके कंपटीशन कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्कूल है जिसमें बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उसी स्कूल में गांव का बच्चा पढ़ रहा है, वो बच्चा अपने हालात सुधारने के लिए पढ़ाई करेगा, वो बच्चा अपनी माँ की फटी साड़ी बदलने के लिए पढ़ाई करेगा, वो बच्चा अपने पापा के पैर में चप्पलें पहनाने के लिए पढ़ाई करेगा, तो वो बच्चा खुद ब खुद अच्छा डॉक्टर बनेगा। वो देश का ही नहीं बल्कि विश्व में मतलब ऊपर आने वाले डॉक्टरों में से एक होगा। तो क्या आपको लगता है कि इस देश में बात किया जाएगा इसको लेकर? बिल्कुल करना चाहिए। अगर देश के हित में बात करनी चाहती हैं सरकारें तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग राजनीति सिर्फ पहले अपना हित होता है ना। हाँ बिल्कुल, लोग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। एक बात हम पूछना चाहेंगे, ये जो रिजर्वेशन जो ये जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, इसमें लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है 20 बच्चों ने सुसाइड किया इसलिए चालू हुआ था। आप भी यही कहेंगे? हम ये कह रहे हैं वो आंदोलन किस लिए स्टार्ट हुआ था? इसीलिए स्टार्ट हुआ था कि 20 बच्चों ने सुसाइड किया और उस पर हमने आंदोलन किया, और जब हमारे आंदोलन की जीत हो गई तो हम जश्न कैसा मना रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद 5 स्टार होटलों में नाचा जा रहा है और वहां दारू पी जा रही है। आप वो आंदोलन किसके लिए चल रहा था? वो आंदोलन क्या घर में शादी हुई थी उसकी जीत तो नहीं हुई है? वो मरे हुए बच्चों के लिए आंदोलन चल रहा था और उस पर जश्न कैसा? नृत्य और दारू पी जा रही है। वो तो पहले दिन से स्टेज पर वो बर्गर किंग उस पर डांस कर रहा था, विजेता दहिया, तो फिर ये बच्चों की फोटो लगी हुई थी। ये बच्चों के लिए आंदोलन चल रहा था कि उन बच्चों के लिए क्या आंदोलन चल रहा था? या सिर्फ अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई जा रही थी कि हाँ मैं भी सत्ताधारी हूं, कि मैंने भी राजनीति में अपनी एंट्री मार दी है, अब हम भी इस्तीफा वगैरह कराने लग गए, हमें भी लोग जानते हैं, हम भी गंदी राजनीति का एक हिस्सा बन चुके हैं। हम राजनीति को गंदा क्यों कर रहे हैं? अच्छी राजनीति का हिस्सा क्यों नहीं बनता है? हमें लगा था जब ये 22 मिलियन फॉलोअर हुए किसी एक अननोन पेज पर, हमें लगा कि ये बंदा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो हमारी इस बात पे मतलब हमारे भाई से टॉक होते थे, बात करी कि भाई ऐसा कुछ होगा, ऐसा बदलाव हो सकता है, ये शायद रिजर्वेशन में मतलब एजुकेशन में रिफॉर्म्स ला सकता है, सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स सुनेगा, सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाएगा, क्योंकि पहुंचाने वाला कोई नहीं है।
तो ऐसा लगा था कि ये सब काम होंगे, लेकिन काम क्या हुआ कि उस स्टेज पर उमर खालिद के नारे लग रहे हैं, उस स्टेज पर 370 बहाली के नारे लग रहे हैं, उस स्टेज पर जो है डिम्पल जी आ रही हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, मतलब पता नहीं कौन कौन नेता आ रहे हैं, मैं तो सबकी गिनती नहीं बता सकता हूँ, तो सब आ रहे हैं। क्यों? बच्चों के लिए बनाया था आपने, उस बच्चों के लिए लगते हैं। और अगर वो उन्हीं बच्चों के लिए आप कर रहे थे जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो उसके बाद जश्न ऐसा मनना चाहिए क्या जो जश्न मनाया गया? नहीं, उस पर सवाल भी हो रहा है तो खामोश रह जा रहे हैं वो लोग, बोलने से बच रहे हैं। क्योंकि वो था ही नहीं इस चीज को लेकर, वो देश हित के लिए था ही नहीं, वहां कहीं ना कहीं अपनी सिर्फ राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने का मामला था। आप सीजेपी प्रोटेस्ट में गए थे? बिल्कुल हाँ, मैं गया था। आपकी बात सुनी गई? मैं वहां गया तो मुझसे बोल दिया कि अभी महबूबा मुफ्ती आई हुई हैं, हम्म। अभी थोड़ी देर इंतजार करिए, वो चलेंगे। उसके 2 घंटे बाद फिर मैंने कहा कि भाई उनसे आप जी दीप के जी से मिलवा दीजिए। तो वो कहने लगे कि आपसे, आपको धैर्य नहीं, चले जाइए, आपसे मिलने थोड़ी बैठा है यहाँ कोई। तो हम खुश शौक कि भाई ये प्रोटेस्ट नीट के बच्चों के लिए चल रहा है और स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है, हमसे ही मिलने को नहीं बैठा है, यहाँ महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए बैठे हैं लोग। यहाँ लोग बैठे किस लिए हैं? और फिर मैं जब वहीं उसी टॉपिक पर बात करने लगा कि एमबीबीएस की सीटें कम है ये वो, तो लोग मेरे आसपास आ गए, वो कहने लगे कि एमबीबीएस क्या होता है, यहाँ तो प्रोटेस्ट तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पहला मुद्दा तो ये है। तो हमने कहा भाई नीट के पेपर से एमबीबीएस की सीट मिलती है, इसी चीज पर तो चर्चा हो रही है, उनको यही नहीं पता कि नीट के पेपर से एमबीबीएस मिलता है, तो वहां वो नीट के बच्चे कैसे हो सकते हैं? वो हमें मारने को घूमने लगे, पुलिस वालों ने मुझे मास्क लगा के बाहर निकाला है, वो जो मीडिया वाले भैया लोग थे वो मास्क लगा के भगा के तुरंत ले गए मुझे बाहर। वहां पर यही हालात अमूमन थे ही पूरे के पूरे। अब भले कोई ज्ञान दे ले कि हम जीत गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, मैं तो बहुत खुलकर बोल रहा हूं कि 99% लोग वहां अराजक थे। बिल्कुल। और अब जब जवाबदेही लेने की बात है, अकाउंटेबिलिटी तो ये लोग तय करवा रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी लो, नीट पेपर लीक हुआ, लेकिन जब इनकी अकाउंटेबिलिटी लेने की टाइम आई तो ये खामोश बैठे हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे। जब आंदोलन पता है कि 99% अराजक तत्वों का था, तो सरकार ने इस्तीफा क्यों दिया? क्यों उनके सामने घुटने टेके? बच्चों का आंदोलन था, बच्चों के लिए अगर बात थी तो आप बच्चों से मिलते, बच्चों से तो आप नहीं मिले, क्योंकि उनको अपनी सरकार बचानी है, उनको अपनी सत्ता बचानी। उन्हें लगा कहीं ऐसा ये आंदोलन हमारी सीट ना छीन ले, कहीं ये सत्ता हासिल ना कर ले, तो उन्होंने उस आंदोलन तक की बात सुन ली जो कि देश विरोधी नारों से ग्रसित था। क्यों सुनी उस आंदोलन की बात? आप बच्चों के पास जाते, अभी तक क्या बच्चों से चर्चा करी गई कि उनको क्या समस्याएं हैं? क्या उनकी प्रॉब्लम्स को सुना गया? क्या उस पर इंप्लीमेंट किया गया कुछ? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से, आशुतोष, सौरभ दास, उनको मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में क्या पता जो 5 स्टार होटल में पार्टी करते हैं? हम तो 5 स्टार होटल भी नहीं गए कभी, तो हमें तो उस प्रॉब्लम्स की बारे में उनको कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हैं? उन प्रॉब्लम्स के बारे में उनको कैसे पता चलेगा? आज जेपी नड्डा जी उनसे मीटिंग कर रहे हैं, क्यों उनके साथ मीटिंग करी? मेरा प्रश्न तो सिर्फ जेपी नड्डा जी से यही है कि उनके साथ मीटिंग करी तो करी क्यों? आपको बच्चों के साथ करनी चाहिए थी। कितने जो माँ बापों के चले गए हैं जिनके बच्चे, उनसे कितनों से मिले आप? और जो आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि आगे भविष्य में आने वाले बच्चे ऐसे कदम ना उठाएं। इस पर चर्चा करेगी क्या? क्या उन बच्चों से मिला गया? ये प्रोटेस्ट तो उनके लिए था, तो फिर उनसे मिला क्यों नहीं गया? कहीं ना कहीं वो तो दिख गया कि प्रोटेस्ट कहाँ किस चीज़ के लिए था। वही मैं कह रहा हूँ कि जब इस चीज़ की बात होती है कि पारदर्शी परीक्षाएं होनी चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं, तो बिल पास भी हो गया, पार्लियामेंट पेश भी हो गया और आसानी से पास भी हो जाएगा। हालांकि विपक्ष विरोध खूब करता रहा पूरे इस बिल के दौरान। तो आपको लगता है कि जो लोग वहाँ पर स्टैंड लेने पहुँच रहे थे, पीएम मोदी के हाउस को घेर रहे थे, अब जब बिल आया, ठीक है 10 साल के जुर्माना, 10 साल का कैद और 10 करोड़ का जुर्माना, तब विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है? अगर एक अच्छी चीज हुई है वहां से निकलकर, तो इसका विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? देखो, विपक्ष वहां हल्ला भी काट रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप हमसे बात करने आए और हम कहें कि हम दोनों लोग जो है, हम लोगों को बात करनी है 10 घंटे, अगर हमारे पास टॉपिक होंगे तभी तो हम बात कर पाएंगे आपसे, लेकिन हमारे पास टॉपिक ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हंगामा ही करेंगे। उनके पास पॉइंट्स ही नहीं है कि भाई प्रॉब्लम्स क्या थी, ये सॉल्यूशन सरकार दे, बच्चों की ये प्रॉब्लम्स थी, ये सॉल्यूशंस हैं। भाई सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, किसी ने बच्चों से नहीं मिला क्या? राहुल गांधी जी बच्चों से मिले, वो जाके नरेंद्र मोदी के घर के बाहर बैठ गए, वो जाके वहां बैठ के धरने कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, उनको प्रॉब्लम सुनते तब तो पता चलेगा सॉल्यूशन क्या चाहिए। सिर्फ राजनीति करने आ गए सब लोग कि अब यहाँ पर मीडिया बाइट मिल रहा है, यहाँ फेम मिल रहा है, नेम मिल रहा है, हम कैसे आज जो है लोगों को गुमराह कर लें और अपनी पक्ष में कर लें, अगली बार सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। वो अपने पक्ष में आ गए कि आज सत्ता कहीं मेरे हाथ से चली ना जाए, चलो दंगाइयों की ही बात सुन लेते हैं।
दोनों लोगों का अपना अपना मोटो है। वो सोचते कि मेरे हाथ से सत्ता चली ना जाए, चलो दंगाई की बात सुन लेते हैं। वो सोच रहे कि आज लोगों को जो है अच्छे से बदलने का मौका आया है, आज बदल लेते हैं, कल को सत्ता हाथ आ जाएगी। तो जेन्युइन बच्चों की कौन सुनेगा, आपको लग रहा है? कोई है? जेन्युइन बच्चों की सुनने के लिए बच्चों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हम लोगों के पेज बने हुए, हम लोगों के पूरे देश भर में बातें चल रही है, हम लोगों के पूरे देश भर में पेज बने हुए। आप हमारा कल अकाउंट उड़ा दिया, वही उसी में आ रहा। तो आप कल मेरा आपका पेज उड़ा दिया, अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। ये सोच रहे कि यही बच्चा जो हर जगह मीडिया में जा जाके बातें कर रहा है, हम सबसे कहेंगे कि सब लोग आओ और हर मीडिया चैनल पर अपनी बाइट दो और अपने जो भी समस्याएं हैं उनको उठाएं, और मीडिया आपकी बात सुनेगी, क्योंकि मीडिया ही जो है सरकार तक पहुंचा सकती है। और अगर ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे तो हम भी आंदोलन पर उतरेंगे। अगर सरकारें जो है सिर्फ और सिर्फ आंदोलन से सुनने लग गई हैं, आंदोलन से दंगाइयों तक की बातें सुनने लग गई हैं, तो नॉर्मल लोगों की तो सुनी ही जाएंगी कि देश में समस्याएं आखिर हैं क्या। उन जड़ों तक तो जाओ एक बार। आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर की, हाँ ये समस्या, हाँ चलो हल्ला काट दो, नीट समस्या है बस हल्ला काट दो। हल्ला काट के किसी ने भी समस्याओं को जानना चाहा, समस्याएं क्या है, किसी ने ये जानना चाहा कि बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या है, उनके सॉल्यूशंस क्या है, ये समाधान है। मैं एक बिल बना देता हूं, सब शांत। 24 में भी तो बिल बनाया गया था। 2024 में बिल जब बना चुके थे, सब पास हो चुका था, सब हो चुका था, चर्चाएं हो चुकी थी संसद में, तो 26 में ऐसा क्यों हुआ? फिर आज ऐसा ही हो रहा है। आज भी सब लोग मीडिया बाइट, सब रोटियां सेक कर निकल लेंगे, कल को फिर बच्चों के साथ ऐसा होगा, और कल को शायद ऐसा आंदोलन हो भी ना पाए, उन बच्चों की कोई सुन भी ना पाए। ऐसा कई बार हो चुका है। आज सुन रहा है 21 बच्चों ने, इस साल 21 बच्चों की, चलो सुनी तो गई। हर साल कितने बच्चे करते हैं, उनको तो सुनी भी नहीं जाती। सुसाइड कितने बच्चों का हो जाता है, उनकी तो उन तक तो पहुंचती नहीं सरकार, क्योंकि उनको मुद्दा ही नहीं मिलता कि आज जो है गर्मा गर्मी है, हथौड़ा मार दो, लोगों को अपने पक्ष में कर लो। कैसे उनको कह दे कि ये सरकार काम नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, कर क्या नहीं रही ये तो बताओ ना। ये मुद्दा विपक्ष पे पास है ना सत्ता पक्ष के पास है। वो सिर्फ गंदी राजनीति फैलाने का काम करते हैं कि भैया देश में हम कैसे बस वोट को तोड़ें और अपने पक्ष में लें और बस सीट पर बैठ जाएं, काम से कोई मतलब नहीं है। कैसे हम जाति पात में लड़ा दें, पीड़ित दलित आदिवासी। पीडीए क्या होता है? मुझे ये प्रश्न बहुत खटक रहा है कि पीडीए क्या होता है? जनरल ओबीसी कहां गया उसमें? पीडीए क्या होता है? ये जाति पात की राजनीति खुद करते हैं और जाति पात में लोगों को फंसाते हैं। मैं बहुत सारे ये चैनल्स में जा रहा हूं, मैं वहां देखता हूं कि डिबेट में इतना दंगा फसाद, इतनी लड़ाई, जैसे कि ये एक दूसरे को अभी यहां मार देंगे, और वहीं 2 मिनट बाद डिबेट खत्म, तुरंत सब चाय पीते हैं, हंसते खेलते हैं। और मैंने वहां टॉपिक उठा दिया उसी पॉइंट की, भैया लोग सब लोग साथ दीजिए। तो हमें वो लोग राजनीतिक समझ रहे हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे कि जो है, जो डिबेट के बाद ऐसी बातें करे वो महामूर्ख। और डिबेट तक होता है। मैं शॉक्ड कि भैया ये लोग राजनीति कैसी कर रहे हैं। जो नॉर्मल वोटर है वो लड़ा जा रहा कि मैं कांग्रेस सपोर्टर, मैं बीजेपी सपोर्टर, ये लोग वहां डिबेट में बातें करने के बाद वहां साथ में ही चाय पी रहे हैं। हम खुद चाय पी रहे हैं भैया, अब हम वहां मार थोड़ी खाएंगे उन लोगों से। बिल्कुल। तो बताइए ये कैसा चरित्र है सरकार का, ये कैसा चरित्र हो चुका है राजनीति का। राजनीति को लोग गंदा क्यों बोलते हैं दिन रात, कि राजनीति में नहीं जाएंगे, बहुत पचड़ा है, बहुत गंदगी है। गंदगी फैलाई किसने? वो तो सबसे स्वच्छ चीज होनी चाहिए, क्योंकि देश उस पर ही चलता है। देश की सारी व्यवस्थाएं राजनीति से ही चलती हैं, और वही सबसे गंदा है। क्यों? उसको सुधारना नहीं चाहिए क्या? मैं उस सुधार की मांग कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिजर्वेशन हटा दो, मेरी गरीबों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं है। मेरी गरीबों के प्रति जो संवेदना है वो तुम लोग समझ ही नहीं सकते हो। भाई वो जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, जो BMW में घूम रहे हैं, जो 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं, वो कैसे समझ पाएंगे उस बात को? वो कैसे समझ पाएंगे कि एक बच्चा जो है टपकती छत के नीचे पढ़ रहा है, एक बच्चा जो है वो लालटेन से पढ़ रहा है आज भी? वो कैसे उनकी बात समझ पाएंगे? अगर समझते भी हैं तो कह देंगे जनरल के लिए कि EWS तो कर ही दिया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर, उनको 10। मैं जनरल की बात नहीं कर रहा, आप भी यहाँ पे भटक रहे हैं, क्योंकि सरकारों ने इस तरीके का भर दिया लोगों को कि वो जनरल ओबीसी। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल ओबीसी ST ST। भाई उस SC ST के पास भी तो नहीं पहुंच रही है पढ़ाई, जो निगेटिव मार्क लेके आया है। मैंने सबसे पहले कहा कि वहां सुधार भी तो होना चाहिए, सुधार की आवश्यकता है। आज जैसे आप लोग भी ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि राजनेताओं ने ऐसा ही फैला रखा है, उन्होंने भी ऐसा ही मुद्दा बना रखा है कि जनरल ओबीसी। हम बात कर रहे हैं कि जिसके पास रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए और जिस तरीके से पहुंचना चाहिए उस तक पहुंच ही नहीं रहा है। कितने गांवों के गरीबों के बच्चे क्रीमी लेयर एग्जाम्स में हैं? जरा आंकड़ा निकालिए, कितने बच्चे MBBS, कितने बच्चे IIT, कितने बच्चे IPS, कितने बच्चे IS हैं गरीबों के। एक बच्चा बन जाता है कि समोसे वाले का बच्चा बना IS, उसे लोग इतना चलाएंगे जैसे सब समोसे वाले के बच्चे बन गए। अब इस चक्कर में सब समोसे वाले के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बन पाते। क्यों? उनके पास उतनी पढ़ाई पहुंच ही नहीं पा रही है। भाई आप पापा को कह दिया कि मैदा लेके आओ, समोसे बनेंगे, तो उसको वो काम भी देखने जाना है। उस चक्कर में उसने अपना वो धंधा भी बंद कर लिया और पढ़ाई भी नहीं अच्छे से कर पाया। तो उनको, सरकार को उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहिए और उनके आने जाने का खर्चा देना चाहिए। घर से 10 किलोमीटर दूर स्कूल है उसके पास, तो वो खर्चा देना चाहिए सरकार को। अच्छे स्कूल में, ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो जाके,
देखिए जो फर्स्ट से 12 तक की उनकी शिक्षा फ्री करी जाए, ये रजिस्टर्ड लिखा, जैसे जैसे संविधान में ये चीज लिखी हुई है कि भाई हम जातिगत आधार पे आरक्षण देंगे, जबकि बाबा साहब ने खुद ऐसा कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं संविधान को खुद फाड़ूंगा, क्योंकि ये लोग इस आरक्षण को इतने लंबे समय तक खींचते रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे। खींचते रहे हैं, 70 साल हो गए आज तक बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ी, जबकि लिखा है उसमें 10 साल में बदलाव किए जाएं। तो बदलाव क्यों नहीं किए गए? क्योंकि अपनी राजनीति चमकानी थी, अपनी सत्ता को बचा के रखना था। अब मोदी जी भी यही कहते हैं कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। फायदा किसको हो रहा है ये तो बताइए पहले आप मुझे। वो गरीब बच्चा क्या उसका फायदा ले पा रहा है? अगर वो बच्चा पढ़ेगा जो माँ की फटी साड़ी बदलने के लिए पढ़ाई करेगा, जो बाप के पैर में चप्पल लाने के लिए पढ़ेगा, वो तो कितना नंबर 1 का टॉपर निकल के आएगा। नहीं, वही मैं बात कह रहा हूँ कि जब बात आ जाती है अम्बेडकर जी की कि 10 साल उन्होंने ये तय किया था कि आरक्षण को उसके बाद रिव्यू किया जाए, लेकिन उन्होंने उसमें एक क्लॉज ये भी डाल दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों नौकरियों में समय सीमा तय नहीं है आरक्षण की, तो उसी का तो फायदा उठा रहे हैं लोग। एक 10 साल वाला सिगुआ बड़े छोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों नौकरियों पढ़ाई इन सब के लिए ये तय नहीं किया था। हाँ, तो समय आने पर चीजें बदलनी चाहिए, बदलाव होने चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री किस गाड़ी से चलते थे, आज किससे चलते हैं? उस समय किस सिक्योरिटी में रहते हैं, आज किस में रहते हैं? उस समय साइबर क्राइम की नाम की चीज थी क्या? संविधान में लिखा गया था कि ये भी होगा कभी? तो कैसे आई फिर ये चीजें? तो आज इसकी आवश्यकता है तो बदलाव किया जाएगा। भाई आज से हम तो फिर 10,000 साल पुरानी बातें करने जाए कि धनुष बाण से युद्ध होंगे अब तो कर पाएंगे क्या आप? क्या आप जब हर चीज में बदलाव कर रहे हैं तो एजुकेशन में ही बदलाव क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई देश की नींव एजुकेशन पर टिकी हुई है, देश की नींव हेल्थ सिस्टम पर टिकी हुई है। आप उन चीजों में ही जब बदलाव नहीं करेंगे, आप घोड़ों को गधा बनाते रहेंगे कि उनके पैर में बेड़िया डाल देंगे। भाई कितने ही कंपनियों के विदेशी सीईओ जो है इंडियन है, क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रतिभाओं को यहां नहीं दिखा पा रहे हैं। देखिए एक अभी हर्ष एक बात कही कि अंतिम पायदान तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। मैं इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूंगा कि अगर मैं अपना उदाहरण दूं अपने गांव घर जी का, जी, तो दलित समाज के लोग पास में ही हैं, ऐसा नहीं है कि एक अलग तबका है, पास में ही बिल्कुल। मेरे यहाँ भी पास में बहुत अच्छा सारे लोग खासा हैं। पढ़ने वाले बच्चे उनके घर में भी। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन हमने ये सोचा कि पढ़ना है, 3 में से कम एक बच्चे को तो अच्छा पढ़ना है। जी बिल्कुल। तो उसमें सबसे छोटा मैं था, तो मेरे हिस्से आया कि मैं बेहतर पढ़ूंगा। वहीं मेरे साथ पढ़ने वाले जो दलित समाज से थे, उनको सब सुविधाएं हैं, वो भी ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, मजदूरी करके कमा रहे हैं। मेरे पिताजी क्या कहते हैं, पढ़ा कर कमा रहे हैं, पैसा दोनों को घर आ रहा है, और इनफैक्ट उनको पास ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारे घर में कमाने वाला केवल एक व्यक्ति, बिल्कुल। उनके घर में कमाने वाले 4 व्यक्ति, क्योंकि एक भट्टे पे है, एक गांव में मजदूरी भी कर रहा है, एक ने मछली बेचना शुरू कर दिया है, तो मिनिमम दिन का 500-1000 रुपये आ रहा है। फिर भी उस घर का जो बच्चा पढ़ने वाला है उसका फोकस पढ़ने पर नहीं है, उसको वहाँ के सबसे छोटे स्कूल में डाल दिया गया है उन्हीं घर वालों ने। अरे कौन देगा 500 फीस, बिल्कुल, ये 50 रुपए वाले स्कूल में डाल दो। तो अगर उनको सुविधा मिल रही है तो निचले पायदान वाला लेना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि उसने अपना माइंड सेटअप ये कर लिया है कि हमको भट्टे पे जाना है, वही ऐसा कर दिया गया, हमको भट्टे पे जाना है, नोएडा आकर जूते की फैक्ट्री में काम करना है, 12वीं का सर्टिफिकेट ले लेना है। तो जब इस मानसिकता के रहेंगे आप, तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, फिर आप क्या कहते हैं कि 72% जो उच्च पदों पर लोग हैं वहां पर आप कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। जब मानसिकता को गुलाम करने वाला है कौन? सरकारों ने ही तो उनको इस मानसिकता से गुलाम किया है। मैं सरकार समाज दोनों को मान रहा हूँ गुलाम किया, लेकिन आज तो दौर बदला है ना। पता है, अगर कल को मेरा एग्जाम हो और मुझे कहा जाए कल तुम्हें चीटिंग मिल जाएगी, मैं पढ़ूंगा क्या? तो उन्हें क्या लगता है कि जैसे मेरे क्लास में, वैसे मेरे भाई के क्लास में ही बच्चे थे अच्छे खासे, उनके घर में मतलब जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और मतलब गांव में एक संपन्न परिवार है उनका, और वो लोग जो है उनके बच्चे जो है उसी स्कूल में पढ़ते थे, और उनके नंबर पहले शुरुआत में अच्छे आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक, क्योंकि उस समय तक माँ बाप देखते हैं। फिर उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मुझे तो रास्ते में थोड़े ही नंबर लाने हैं, और फिर वो इतने भी नंबर नहीं ला पाए कि अपनी ही कैटेगरी को क्रॉस कर पाते हैं, और वो कुछ नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सेट ऐसा हो गया। शुरुआती दौर पर वो लगभग बराबर के नंबर लाता था बच्चा, मैंने ऐसा देखा है। देखा क्या, इसके साथ ही हुआ, दुष्यंत के साथ ही, उसके साथ के जो बच्चे थे बराबर नंबर लाते थे शुरुआत में, बाद में ये बहुत आगे निकल गया उनसे, ये बहुत ही पीछे हो गया। वो ऐसा क्यों हुआ? जबकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी। माइंड सेटअप की बात है ना। हाँ, वो उनको माइंड को ऐसा बना दिया गया। तो क्या आज बदलाव नहीं करना चाहिए कि लोगों के माइंड ऐसे क्यों हो गया? क्यों लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने अपना माइंड सेट ही कर लिया कि हम कभी IAS IPS MBBS IIT नहीं कर सकते, हम सिर्फ अगर मैक्स टू मैक्स पहुंच सकते हैं तो अग्निवीर में, आर्मी में, बस इससे तो ऊपर की पोस्ट हमारे लिए बनी ही नहीं है।
देखिए, अगर वो बन भी जा रहे हैं आईएएस आईपीएस, तो मैं डेरोगेटरी शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दूंगा बस। मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े पोस्ट के दलित समाज के व्यक्ति, जिन्होंने कहा कि समानता तब आएगी देश में, समानता तब आएगी समाज में, जब दलितों के बच्चे संबंध बना लेंगे ठाकुरों और ब्राह्मण की लड़कियों से। जब आपकी इस मानसिकता के आधार पर आप इतने बड़े पद पर पहुंचे और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, तो फिर सवाल उठता है कि हाँ, आरक्षण के दम पर तो फिर यही शब्द निकलेंगे। ये उनके संस्कार हैं। वो अपने संस्कार भूल जाए तो इसमें किसी और की गलती थोड़ी, हर कोई थोड़ी गलत है। जैसे कोई कहे कि घोड़ी पे चढ़ने वाले को लोग मार देते थे उस समय, लेकिन वो किसी एक ने किया, वो तो गलत था ना। वो तो आज भी हमको पता है, हमको भी पता है गलत था, वो गलत इंसान था, कोई भी था, तो वो भी इसी तरीके से गलत है। अब एक गलत के चक्कर में अपने पूरे समाज, अपनी पूरी सभ्यता को क्यों गलत ठहराएं? किसी एक इंसान ने कभी पहले कोई गलती करी थी, उसको लेकर आज तक हम ये कहते रहे कि हम लोग बहुत गलत हैं, हम हिंदू लोग बहुत गलत हैं, हम भारतीय बहुत गलत हैं। क्यों? एक इंसान ने गलती करी थी, उसके लिए पूरे देश को या पूरे समाज को या पूरे सबको क्रिटिसाइज करना क्यों? एक बंदा गलत था तो अब सब गलत ही बनेंगे क्या? अब हम भी गलत ही बनेंगे, हम भी गलत रास्ते पे ही चलेंगे? अब हमको क्या सही रास्ते पे नहीं आना चाहिए? लेकिन उसके विरोध में जब आप बोलिए, उनको समझाने का प्रयास कीजिए, तो उन्हीं का समाज आपके विरोध में खड़ा होगा। तुम कैसे बोल रहे, सही तो बोल रहे हैं। हाँ, यही बात कि ये किसने कब्जा कर रखा है। एक बात बताइए, एक आतंकवादी हो, वो आतंकवादी क्या ये सोचता मैं गलत काम कर रहा हूं? उसके दिमाग में कभी नहीं आता, क्योंकि उसको सिखाया गया ऐसा कि ऐसा करना ही सही है। ऐसे ही जो सत्ता का राज्य होता है, जो जिस प्रजा का राजा जो होता है, वो जो भी करेगा सरकार उसी हिसाब से चल, मतलब जो वो हो गया, प्रजा जो हो गई वो उसी हिसाब से चलने लग जाती है। मतलब सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो एक गुरु हैं, और उन गुरुओं ने जैसी फीड दे दी कि बच्चा ऐसा खाएगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, तो वो उसके दिमाग में आ चुका कि हम ऐसा ही करेंगे। जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में एक बंदे ने, किसी ने काकरोच जनता पार्टी बनाई, लेकिन किसी को पता था किसने बनाई। उस पर फॉलो 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 फॉलो, कल को आप बनाते, हम बनाते, तो हम उस टीम के लीडर हो जाते हैं। तो हम अपने लीडर को बिना देखे चुन रहे हैं। हम अपने टीम के लीडर को बिना देखे क्यों चुन रहे हैं? उसने पास्ट कैसा था, क्या था, अगर उसके फॉलोअर्स इतने हो गए तो हम उसको चुन ले रहे हैं कि हाँ ये लीडर है। उसका फेस देखा था आपने? उसकी बातें कभी सुनी थी आपने? उसको लीडर क्यों बना दिया आपने? तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप गए तो आपको अभिजीत दीप के बारे में आपको भी पता करना था ना। वो आदमी जो प्राइवेट सेक्टर में 80% आरक्षण, 50%, 60% आरक्षण चाहता हूँ, आप वहां पर ये मुद्दा लेकर गए थे। मैं ये सोचा कि भाई नीट के बाद चली तो अगर मेरी मुद्दा कहीं भी उठ रहा है तो हम जाके उठा दें। इसी तरीके से उस दिन जो बच्चों पर लाठी पड़ी, जेन्युइन बच्चों पर, क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा मुद्दा उठ रहा है, हमें जाना चाहिए शायद। और वो उस दिन नीट के बच्चे, क्योंकि उन्होंने कहा उस दिन बहुत बड़ा आंदोलन है, तो उस दिन सारे ही बच्चे, कई सारे नीट के बच्चे भी वहां आ गए। वो तो थे ही, जो लोग अपने उपद्रवी थे वो तो थे ही, वो नीट के बच्चे भी आ गए। अब वो तो राजनीतिक लोग हैं जो उपद्रवी टाइप थे, उन्हें तो पता है कि आगे बढ़ेंगे, लाठी पड़ेगी आज, तो उन्होंने बच्चों को आगे कर दिया। तो अब वो लोग तो पीड़ित थे, पीड़ित व्यक्ति जो है वो कुछ भी कर सकता है। वो पुलिस से भी भिड़ गया, उसने लगा कि सही करे लोग, आज जो है हमें दबाया जा रहा है, ये किया, वो पुलिस से ही भिड़ गया। तो अब पुलिस पे जब तुम स्प्रे डालने लग जाओगे, पुलिस के ऊपर बैरिकेडिंग तोड़ने लग जाओगे, उसके ऊपर धक्का देने लग जाओगे, तो फिर उसे लाठीचार्ज करना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। मैं कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की गलती नहीं, मतलब हाँ कुछ जो गलत किया जिन लोगों ने, जो गलतियां हैं, जो हाँ वो गलतियां मानता हूं, जैसे कि गलत तरीके से टच करना, गलत तरीके से लाठी मारना, ये चीजें जो है ये गलत हुई, लेकिन कंट्रोल करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। भाई हमारे देश की राजधानी में इस तरीके की अराजकता हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके की अराजकता हमारे देश की राजधानी में क्यों हो? क्या हम नेपाल बनाना चाहते हैं इसको? क्या बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें अगर सत्ता उखाड़नी तो हम वोट से उखाड़ेंगे ना सत्ता। हम क्या इस तरीके से उखाड़ने लग जाएंगे कि हम अपने देश में अराजकता फैलाने लग जाएंगे, मार काट करवाने लग जाएंगे? नहीं, जिसके मन से कहा जा रहा हो कश्मीर को आजादी चाहिए, तो वहां नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति ये तो जान ही जाएगा ना कि अब संसद उखाड़ फेंकते हैं हम। तो जब वहीं मंच से बोल दिया गया कि 370 वापस आना चाहिए, बिल्कुल, तो ये तो जवाबदेही है, तो अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी ना। मैं कह रहा हूं कि जब अभिजीत दीपकियास और अवदास मुझे मिलेंगे, इसकी अकाउंटेबिलिटी तो मैं उनसे लूंगा कि कैसे 370 बोला गया, उस पर माफी क्यों नहीं आई। बिल्कुल भाई 370 मतलब आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन लोगों ने तो अपना मामला सेट कर लिया, इन लोगों ने अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करा दी कि मैं भी राजनीति में आ चुका हूं। हमने देखो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया, लेकिन उससे कोई सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना। अच्छा सॉल्यूशन क्या हुआ? अच्छा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, एक लेटर पे लिख के ये लो मैंने साइन, रिजाइन, दूसरा बंदा बन गया। कल को पहले से ही वही होते जो थे, अब वो रिजाइन देते, आज धर्मेंद्र प्रधान बन जाते। मतलब जिस जगह पर वो जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं उस जगह धर्मेंद्र प्रधान होते, और इस जगह ये वाले होते, तो ये वहां चले जाते, वो यहां आ जाते। इससे फायदा क्या हुआ? बच्चों को कुछ ऐसा फायदा हुआ कुछ?
सॉल्यूशन हुआ? सिर्फ अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करा दी कि हम भी देखो राजनीति में कूद चुके हैं। हालत तो ये कर दी कि जिन्होंने इनको 30-40 दिन खिलाया उनका साथ नहीं दिया भाई। वो आदमी रो रहा है, जुनैद क्या नाम है, तो ये हमको साथ नहीं दे रहे हैं कि हम 30 दिन इनको खाना खिलाते रहे कहीं से लाके, हमारा साथ नहीं दे रहे। तो उनका तो एजेंडा समझ में आ गया कि नहीं, कि वो अपना मामला सेट कर रहे हैं, तो अपना मामला सेट करके निकल गए। बस अब उनकी उपस्थिति दर्ज हो चुकी है कि अब हमारा पेज बन चुका है, हमारी उपस्थिति हो चुकी है, अब देश में जो है हम भी राजनीति में आ चुके हैं। ठीक है, अब दूसरे पेज पर बात कर लेते हैं, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। क्या लग रहा है, ये मूवमेंट आपको बड़ा होता दिख रहा है? क्योंकि उन्होंने तो ऐलान किया है दुनिया देखेगी। बिल्कुल, एक बच्चे ने बनाया, मतलब हमारे दोस्त, हमारे एज ग्रुप का है, उसने बनाया इस अकाउंट को, क्या और नाम नहीं रिवील करना चाहेंगे। अच्छा। तो उसने ही बनाया, उसने शुरुआत में मुझे कांटेक्ट भी करा कि आप ये चैनल ले लीजिए। तो हमने कहा जितने लोग इससे जुड़े हैं, क्यों, मुझे मेरे से ज़्यादा फॉलोवर थे उसके, 4 लाख जब हो चुके, तो उन्होंने कहा कि ये चैनल आप ले लीजिए, आप इसको हैंडल करिए। तो हमारा दुष्यंत ने कह दिया कि तो दुष्यंत ने हमसे कहा कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं कोई, तो हमने कहा अरे वो सब लोग चलाएं, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे आंदोलन से। आंदोलन का मतलब ये थोड़ी है कि एक इंसान एक अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता, उसे फोड़ दिया जाएगा। आंदोलन में जब कई चेहरे होंगे, हर कोई होगा सामने, तो हमने कहा वो चलाए तो अच्छी बात है, तो एक फेस और सामने आएगा। बस उसने वहां हटाओ लिख दिया, हम उसको बदलवा देंगे, जल्द ही बदलवा देंगे। हटाओ नहीं, हम रिफॉर्म चाहते हैं। हटाओ का मतलब ये होगा कि गरीबों को कुछ भी नहीं मिलेगा, गरीबों को मिलेगा जो उनकी जरूरत है, वो उन तक पहुंचेगी। भाई गरीबों का रियल रिजर्वेशन तो वो लोग खा जाते हैं जो ऊपर लेवल के लोग हैं, जिनके पास 3-3 लाख की कोचिंग अफोर्ड करने की चीजें हैं। तो उन तक तो सिर्फ रेबड़ियां पहुंच रही कि आपको 5 किलो अनाज, 5 किलो दाल, 5 किलो चावल, उन तक तो वो रियल चीज पहुंची नहीं। वो वहां तक सोच भी नहीं पा रहा है। वो सोच को दबाया किसने? भाई एक इंसान, उसके घर में अच्छा किसी भी गरीब के यहाँ ये कहा जाए तुम्हारा बच्चा आईपीएस बनेगा, वो मना कर देगा क्या? वो सोच ही नहीं पा रहा है वहां तक। हमने उनको वहां तक सोचने ही नहीं दिया। और किसने नहीं सोचने दिया? चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष, राजनीति ने नहीं सोचने दिया उनको कि आप भी एमबीबीएस में पहुंच सकते हैं, आप भी आईआईटी कर सकते हैं, आप भी आईपीएस बन सकते हैं, आप भी आईएएस बन सकते हैं। उन्हें सोचने ही नहीं दिया। ऐसा हमने क्यों किया? हम कहीं ना कहीं उनका शोषण आज भी कर रहे हैं। जिनका शोषण होता रहा है उनका शोषण आज भी हो रहा है। सिर्फ हम इसलिए नहीं बदलाव कर रहे हैं। और जब जैसे कि ये बात करी जाएगी रिजर्वेशन रिफॉर्म किया जाए, तो जो लोगों को ये फायदा मिल रहा है 3-3 लाख कोचिंग करके, वो जो लोग वो सीट ले जा रहे हैं, वही लोग उन बच्चों को आगे कर देंगे जो गांव के, कि तुम्हारा हक खाया जा रहा है। उनको तो हक मिल ही कब रहा था। जैसे कि सीजीबी प्रोटेस्टर ने उन बच्चों को आगे कर दिया कि तुम्हारा हक, आज तुम अगर नहीं लड़ पाए तो तुम्हें देश जो है दबा देगा। वैसे ही जिस दिन ये बात आएगी तो वो लोग इन लोगों को आगे कर देते हैं। ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा हो चुका कि उन लोगों को आगे कर दिया जाएगा, जबकि उन तक तो चीजें पहुंची नहीं है। वो बच्चा गांव से, उसको दिल्ली तक आने के पैसे नहीं है, उसको पैसे दिए जाएंगे कि आप आइए, जबकि वो ये सोच ही नहीं पा रहा कि अरे हम तो अभी भी कहां निकल पाए हैं। अगर ये फायदा हमें मिल ही रहा था तो हम गरीब के गरीब क्यों रह गए? वही तो मैं कह रहा हूं कि हमेशा से होता आ रहा है इस तरीके से। इसी को तो तोड़ना है, सबसे बड़ी बात है, इसी मानसिकता को तोड़ना है। मेरा सवाल यहाँ पर ये कि क्या आपको ऐसे लोग मिले जो कि आरक्षण का फायदा ले रहे हो और अच्छे वेल ड्रेस्ड और वेल मेंटेन्ड हो, बिल्कुल अच्छी फैमिली से हो, ऐसे लोग मिले? हाँ, मेरे फ्रेंड्स ही हैं। वो इसका अपोज करने लग गए तुरंत। मुझे कहा तुम यार दुबे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तो मैंने कहा भाई एक बात समझो, मानवता की बात करते हैं। हमने उससे कहा भाई एक बात समझो, तुम 5-5 लाख रुपए खर्च करके कोटा एक साल पढ़ सकते हो, और जो बच्चा गांव में बैठा हुआ, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के बाद 2-2, 3-3 घंटे मुश्किल से पढ़ पा रहा है, और अपनी कोचिंग की भी फीस कहीं मुश्किलों से जुटा पा रहा है, वो भी छोटी छोटी कोचिंगों की, लाइब्रेरी जाने का पैसा, हाँ लाइब्रेरी जाने का पैसा तक जुटा नहीं पा रहा है। मतलब जो हल्की छोटी कोचिंग है, जैसे कि 200-300, 500-400 में पढ़ाते नहीं, पूरा बैच बना के वो, तो उसका भी पैसा बहुत मुश्किल से जुटा पा रहा है। ये तो रिजर्वेशन उसके लिए था, तो वो मुझसे नाराज हो गया। और इस समर्थन में मेरे भाई कई सारे मेरे गाँव के, मेरे जो गाँव के जो लोग हैं वो सपोर्ट में आए कि आप सही बात करो कि हम तक तो कभी पहुंची नहीं चीजें, और उन लोगों को ऐसा सोचने का मौका ही नहीं दिया गया कि आप भी ये चीजें कर सकते थे। उनको ऐसा कर दिया कि आप सोच ही नहीं सकते हो। हमने कहीं ना किसी की सोच को पकड़ रखा है। हम लोगों ने सोचों को, राजनेताओं ने ऐसे पकड़ रखा है कि वही हमने बताया आपको, टीवी डिबेट में आपस में लड़ते हैं और साथ में चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और साथ में बल्कि डिबेट में भी साथ सेम कार में जाते हैं। तो रोज देखना है। हाँ, आप तो रोज देख रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति? सिर्फ वो लोग सत्ता पा रहे हैं और वोटर्स को लड़वा रहे हैं। ये बात समझिए, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए वोटर्स को लड़वा रहे हैं, और लोग गांव में जो है वो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा जो भी आपस में लड़े जा रहे हैं कि अरे नहीं ये आएगा वो आएगा, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो भी वैसे ही तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं वो भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है राजनीति ही यही होती है। हमें राजनीति को सुधारना पड़ेगा, तभी देश सुधर पाएगा। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी बच्चे रहे जो जनरल क्लास के रहे, जिनको लगा कि आपको मदद की तो जरूरत है इनको। हाँ, कुछ लोग जैसे कि आए, वो मुझे मैसेज किया कि आर्थिक सपोर्ट ले लीजिए। तो हमने कहा आर्थिक सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, प्लीज़। हम इतना खर्चा कर सकते हैं आने जाने का अपना,
आपको आना है तो साथ आइए, और हम सबसे कहेंगे कि साथ आएं तो ही इस आंदोलन को कर पाएंगे। आंदोलन का मतलब बिल्कुल भी नहीं समझे कि एससी एसटी का आप लोगों को साथ आना पड़ेगा ताकि आप तक शिक्षाएं पहुंच सके, आप तक वो सुख सुविधाएं पहुंच सके। जिनके पास झोपड़ी है उनको घर मिल सके, उनको ना मिल सके जिनके पास पहले से ही रजिस्टर्ड घर है और दूसरा घर भी गवर्नमेंट द्वारा ले लिया और उसको बेच दिया या रेंट पर उठा दिया। एक घर उनके लिए है जो गरीब है, ये पढ़ाई उसके लिए है जो गरीब है, जिन तक शिक्षाएं आज तक पहुंची नहीं, आज उनको पहुंचाई जाए शिक्षाएं। क्या बदलाव जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल, ये बदलाव होने चाहिए। हम अपनी आंखों इतने पट्टी ना बांध ले, इतने सपोर्टर ना बन जाएं कि हम यही भूल जाएं कि हमारा जो लीडर है वो गलत कर रहा है। हम यही भूल जाएं कि हमने वही बात 370 हटाने के नारे लगा रहा था जो स्टेज पर, तो हमने अपने लीडर किसको चुना? हम फिर भी उसके साथ खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्योंकि हमने उसको लीडर मान लिया था। कई लोगों को वहां गुस्सा भी आया होगा जो लोग वहां बैठे होंगे, लेकिन फिर भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता कि वो तो मेरा लीडर है इस समय। अगर कुछ गलत भी बोलता है, कैसे गलत, क्यों गलत बोल दिया? गलत को गलत और सही को सही कहो। एक बाप है, माँ बाप है, वो अपने बच्चे को एक बच्चा गलत एक सही है तो गलत को गलत कहेगा। और जो माताएं बहनें मतलब मम्मी लोग अपने बच्चे को बहुत पक्ष लेती हैं, गलती करने पे भी उसको नहीं डांटती हैं, वो लोग बिगड़ जाते हैं। हमने अपने यहाँ देखा है ऐसा। मेरी दादी बचपन में कहा करती थी कि ये अपनी बच्चे को बहुत माम ही पीते हैं, मतलब उसको अगर गलती भी करी है उसने तो उसको दबा के ले जाएंगे कि मेरे बच्चे की गलती नहीं थी। भले पता हो, अगर आपके बच्चे ने गलती करी उसको डांटो, गलती नहीं करी तो उसको पूरा प्रोटेक्ट भी करो, गलती करी तुरंत डांटो तो वो कभी बिगड़ेगा नहीं। और वो बच्चे बिगड़ गए आज। मैंने आंखों देखते ये बात बता रहा हूं मैं ये। बिल्कुल, और ये होता है, और आज तो बहुत ज्यादा ये हो गया है। तो इसीलिए कि सरकारों पर ऐसे आंख बंद करके ना भरोसा करें। जिसको वोट दे दिया, अब वो चाहे कुछ भी करे, वो चाहे कुछ भी करे, हम उसका सपोर्ट ना करें। हम उसकी गलतियों को गलतियां और अच्छाइयों को अच्छा ही बताएं। जो अच्छा किया उसको अच्छा बताएं, बट गलत को गलत भी बताएं कि हाँ ये गलत किया देखो। बिल्कुल, और जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, लोग सुनेंगे तो एक सवाल उनका ज़रूर होगा, इसीलिए मैं अभी सवाल कर रहा हूँ कि हर्ष जो इतना बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स को बदलने की या आरक्षण में रिफॉर्म की चीज़ों को लेकर, या फिर उन सब को मिलना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है, तो हर्ष दुबे का बैकग्राउंड क्या है? ये सवाल जरूर आएगा। मैं अपना बैकग्राउंड रिवील करना नहीं चाहूँगा। हम्म, बाय द वे, मैंने शुरुआत से ही मतलब मेरा इतना समझ लो कि मैं जिस भी स्कूल में गया उस स्कूल में एक तरीके से बैक बेंचर बन के, बैक बेंचर नहीं थोड़ा सा ऊपर बन के एंट्री करा, और जब भी उस स्कूल से निकला तो टॉपर बन के ही निकला। तो मतलब आर्थिक रूप से मैं पूछ रहा था बस। आर्थिक रूप से मतलब मेरी स्थितियां ऐसी थी कि मैं जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो मैं एक तरीके से अपर मिडिल, बल्कि अपर मिडिल से भी ऊपर फैमिली में पैदा हुआ था, मतलब अमीर फैमिली में पैदा हुआ था एक तरीके से। और आज पढ़ाई में इतना खर्चा हो चुका है कि हम लोअर मिडिल से भी नीचे आ चुके हैं। सिर्फ पढ़ाई में, ऐसा नहीं कोई मेरे घर में धंधी फर्दी करता हो या फिर कहीं जुआ खेलता हो या शराबी करता हो, कोई ऐसा है ही नहीं। सब सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर खर्च हुआ, क्योंकि जिस समय हमें कमाने का उम्र था हम वो सारा पैसा अपनी पढ़ाई पर लगा रहे थे। तो वो कमाने का पैसा तो नहीं कमा पाए और पढ़ाई पर भी सारा खर्च कर दिया, तो सारा तो पैसा खर्च हो गया। टॉपिक तो ये भी फिर बनता है ना कि आप ठीक है आरक्षण पॉलिटिक्स सब चीज की बात कीजिए, जब इसी मीडिया ने सवाल उठा दिया शिक्षा माफियाओं पर तो इस देश में बवाल मच गया कि आपने कैसे शिक्षा माफिया बोल दिया, कोचिंग माफिया बोल दिया गया। मैं फिर बहुत बोल्ड एंड ब्लंट बोल रहा हूँ कि हाँ, आपने जो बताया वो शिकार कोचिंग माफिया के आप हैं। क्या वहां पर भी बदलाव आना चाहिए भैया? क्यों कोई 10 लाख रुपए कोचिंग पढ़ने के दे? बिल्कुल। या किसी स्कूल में महीने की फीस 55,000 या 50,000 या 30,000 या 15,000 क्यों? तो आपको तो ये भी समझना होगा शिक्षा व्यवस्था में अगर आपको पारदर्शिता लानी है, दिल्ली में नर्सरी में आपको एडमिशन करवाना है बच्चे का तो 3.5 से 5 लाख रुपए, तो रिफॉर्म तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, वो इन चीज़ों पर रिफॉर्म्स होना चाहिए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि कोचिंग माफिया क्या करते हैं, अब सुना बात को। जैसे एक बच्चा कोचिंग पढ़ने गया और बच्चों के दिमाग में एक मैं ये जैसे यहाँ बात करूँ, मैं कहूँ यहाँ से सारे ट्राईपोड उठाने हैं। अब एक बंदा आएगा वो ट्राईपोड भी उठाएगा, कैमरा भी उठाने लग जाएगा कि कहा गया ट्राईपोड उठाने को, और ये लाइटें भी नहीं निकालने लग जाएगा, माइक भी निकालने लग जाएगा। तो उसका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं ट्राईपोड से डाइवर्ट हो रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे जो नीट का एग्जाम है वो एग्जाम एक सिलेबस बेस्ड है, 90% सिलेबस बेस्ड है वो एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी कोचिंग्स उसमें इतना मॉड्यूल इतना क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो उनको दिखावा भी तो करना है कि हम इतना एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तभी तो तुमसे 3 लाख रुपए ले रहे हैं। और उस एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में कई बच्चे बर्बाद हुए हैं, ये रियलिटी है। उस बर्बादी की राह पर जाकर हम ऊपर आए हैं, उस बर्बादी को हम छूकर ऊपर आए हैं। हम अगर रियलिटी बताएं तो हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास चल रही थी और टीचर ने हमें क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन मुझसे बन रहा है क्योंकि मुझे नॉलेज थी, पुरानी 11th की, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्लास में पढ़ाया क्या जा रहा है। मैं खुद उस चीज को लेके सरप्राइज कि यार मुझे क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं।
ऐसा टीचर क्या पढ़ा रहा है आखिर? कहीं ना कहीं टीचर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे एक टीचर नहीं कहता कि बच्चा की इस टीचर का बहुत तगड़ा समझ आया, समझ आने का मतलब है कि एक बार में ही चीज समझ आ गई है, मुझे रिवीजन करने तक की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। मतलब रिवीजन अगर एक बार भी कर लिया तो बस पक्की है। और वहीं एक टीचर होता है कि वो ऐसा तुम्हें पढ़ाएगा, पता नहीं क्या उलझा देगा कि तुम्हें फिर उसे पढ़ने में 10 बार रिवीजन कर लोगे और वो तुम्हारा एक क्लास वो और 3-4 क्लासों का टाइम खा जाएगा, फिर भी उसमें उतना तुम परिपक्व नहीं हो पाओगे। वो टीचर पे डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं होता कि टीचर्स के पास डिग्री है तो वो अच्छा ही पढ़ा पाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, कोचिंग्स में बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। एक बच्चा वहां ऐसे गया है गांव का, जो ये चाहता है कि मेरा बस सिलेक्शन हो जाए, मुझे एक सीट मिल जाए। अब इनमें क्या होड़ लगी है कि हमें बस फर्स्ट रैंक मिल जाए, और जहां फर्स्ट रैंक मिली मैं होर्डिंगे ये तगड़ी तगड़ी चिपकवाऊंगा कि भाई फर्स्ट रैंक तो सिर्फ यहीं से आ रही है। और जो अरे पैसा दे के 2-4 और खरीद ले। बिल्कुल, हाँ, एक एक बंदा 3-3 कोचिंग 4-4 कोचिंग में पढ़ रहा है, कैसे? तो वो बस फर्स्ट रैंक पे फोकस करते हैं। वो सोचते हैं जो 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आने वाले हैं, जो बाहर से आने वाले हैं, वो बस मैं कैसे ही कवर कर लूं। और उन 3-4 क्वेश्चन के चक्कर में जो पूरे बाकी 175 क्वेश्चन है उन पर फोकस ही नहीं रह जाता, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता ना कि भाई वो बंदा केवल ट्राइपॉड उठाना था उसको, अब वो लाइट कैमरा सब उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? अगर वो सिर्फ ट्राइपॉड में फोकस करता तो वो ट्राइपॉड वाला क्वेश्चन तो सही करके आता। अब वो ट्राइपॉड कैमरा लाइट पकड़ने चक्कर में कैमरा गिरा और देगा, वो कैमरा गिरा देगा, ट्राइपॉड ही गिरा देगा, पता चले ट्राइपॉड ही उसका सिलेबस था, वही गिरा दिया उसने। ये रियलिटी है। मैं इस पे कभी ना कभी बात करना चाहता था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे ने 3 लाख रुपए दिया है तो कुछ तो दिखाओ कि भाई इतने मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं, इतनी क्वेश्चन बैंक लगवा रहे हैं। अगर उस बच्चे को प्रिसाइज पढ़ाया जाए, प्रिसाइज चीज पर पूरा फोकस किया जाए, तो वो बच्चे ज्यादा अच्छा कर जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चे को नहीं आ रहा है, अब वो होता है आउट ऑफ सिलेबस। बल्कि जो बच्चे को नहीं आता, जिसमें परिपक्वता नहीं होती कि पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो मोस्ट ऑफ आउट ऑफ ही होता है। और उसमें से कुछ, जैसे कि 10 क्वेश्चन है टफ, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस के होंगे, 8 क्वेश्चन बाहर के होंगे। अगर सिर्फ उसको वो 2 ही क्वेश्चन पढ़ाए जाते तो वो उन 2 क्वेश्चन को तो चलो एक बार को रट भी सकता था, लेकिन आपने 10 पढ़ा दी, इस चक्कर में अब उसको वो 2 क्वेश्चन भी, मतलब अब उसको मिक्स है पूरा। अब उसको ये भी तो नहीं पता कि भाई इसमें से 2 क्वेश्चन कौन से मेरे सिलेबस के हैं, वो तो 10 पढ़ने पड़ेंगे उसको। और जब 10 पढ़ेगा तो फिर उसके वो दो पक्के उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे जितने अच्छे 2 करे जा सकते थे। वो बच्चा केवल सिलेक्शन लेने आया है। अब आपने 10 क्यों पढ़ा दी कि बाई चांस कहीं इसी वाले चैप्टर से ये वाला एक्स्ट्रा वाला से पूछा दिया, वो तो 3 क्वेश्चन पूरे सिलेबस से आएंगे, पूरे सिलेबस से 3 से 4 क्वेश्चन बाहर के आएंगे। और वो तो शुरुआत से रहता है, जब हम 8वीं में अपने खुद से पढ़ते तो हमें कहना कि कैटेगराइज कर लेना चाहिए कि एक बच्चा सिलेक्शन लेने आया तो उसको उस क्लास में पढ़ाओ कि उसको जो रियल सिलेबस है उस पर पूरा फोकस पकड़ाओ। और एक बच्चा जो हाँ तुम्हारी रैंक ला सकता है, जो पूरा मॉड्यूल पढ़ पा रहा है, उसको दूसरा क्लास कर दो। कहना कि 1 महीने बाद क्लासों को डिवाइड किया जाए, ताकि एक बच्चा जो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सिर्फ अभी सिलेक्शन चाहता है, उसे फर्स्ट रैंक नहीं चाहिए, तो उसको डेविएट मत करो, ताकि वो अपने सिलेबस पे पूरा फोकस कर सके, ताकि वो अपनी जगह पर पूरा परफॉर्म कर सके और अपने सिलेक्शन भर को नंबर ले आए। अब जो बच्चा टॉपर उसमें से उसको दूसरे बैच में ले जाओ, उसको पूरे टीचर्स भी दूसरे दो, मतलब पूरा बैच अलग अलग, कई बैच होते हैं वहां हर जगह कोचिंग में, जो बड़ी बड़ी कोचिंग में बैच होते हैं, तो एक बैच जो उन बच्चों का हो गया जो बच्चे सिलेक्शन तक की, जो बच्चे थोड़े और नंबर ला सकते हैं उन बच्चों तक की प्रिपरेशन कराओ, फिर उन बच्चों तक की प्रिपरेशन कराओ जो तुम्हारी रैंक वाले बच्चे हो गए। तो हम कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट पे बहुत बच्चे बर्बाद हुए हैं कि जैसे हम लोग सुनते होंगे कि कोटा गया था बच्चा, बहुत टॉपर था, उसके बाद उसकी मतलब पढ़ाई पता नहीं कैसे बिगड़ गई, वो उसका यही रीजन है। ये कोटा प्रेशर क्या है? मतलब कि हम बहुत सुनते हैं कि बच्चे जाते हैं वहाँ बर्बाद भी होते हैं, बहुत आते हैं जिंदा जाते हैं, लौट नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन नहीं होते होंगे, सिलेक्शन होते भी हैं, लेकिन ये कोटा प्रेशर क्या है? वो इसका यही रीज़न है कि बच्चा पहले तो बहुत हाथ पैर मारता है। मैंने एक लड़का देखा था, मैं क्लास में बताता हूँ आपको, मेरे साथ में पढ़ रहा था, तो शुरुआती मतलब बैच लिया ही था हमने, 2-4 दिनों तो दोस्ती थी हल्की हल्की सी, तो मैं उसके साथ पढ़ रहा था बैठे हम, तो बहुत डेडिकेटेड था, मतलब उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, वो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था। मैं ऐसा कि मुझे भी हल्का हल्का समझ तो आ रहा था, लेकिन उतने लेवल का नहीं समझ आ रहा था जितना आना चाहिए था। जैसे मेरे क्वेश्चन बन रहे थे, टीचर्स का मेरे ऊपर पूरा फोकस रहता था क्लास में, लेकिन फिर भी वो लेवल का मुझे समझ नहीं आ रहा था जो मुझे समझ आता था। जैसे मैं जहीन सर के पास पढ़ता था, वो लेवल का मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो वो बच्चा जो था, मैंने 3-4 महीने बाद उससे मेरा कॉन्टेक्ट टूट गया कैसे न कैसे, उसने किसी और उसमें वो ले लिया था, इवनिंग बैच में ले लिया था। तो वो 3-4 महीने बाद मैंने वो बच्चा एकदम से एक सुट्टा मारते हुए लड़का जा रहा था सामने से, मैंने देखा वो धुआं ही धुआं, मतलब एक अलग ही चेहरा। फिर मैं ध्यान से देखा, इस बच्चे को देखा, ये लड़का देखा हुआ से लग रहा है, और वो एक अलग ही मदहोशी में था, मतलब एक अलग ही, मतलब वो समझ ही नहीं रहा था वो लड़का है। जब वो निकल गया आगे तो वो समझा ये तो वो लड़का है, तो समझा हाय रे ये क्या बिगड़ गया, ये तो इतना डेडिकेटेड था। मैंने देखा भाई यार ये कितना डेडिकेटेड लड़का था, और ये इतना मतलब उसके हाव भाव ही अलग दिख रहे थे।
वो छुट्टा मार रहा हो, धुएं धुएं गुब्बारे से उड़ा रहा है, मतलब उसका हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लड़का है जो मेरे साथ उस दिन सीट पे बैठा हुआ था, जो मेरे साथ सीट पे बैठा करता था कुछ दिन पहले। मैंने 2-3-4 महीने बाद, क्योंकि ये होता क्यों है? होता इसलिए क्योंकि वो बच्चे ने बहुत हाथ पैर मारे, क्योंकि वो उस समय हाथ पैर मार रहा था कि मुझे समझ आ जाए समझ आ जाए, लेकिन उसके नंबर नहीं आ रहे थे। अब वो समझता रहा कि मेरे नंबर आएंगे, आज नहीं कल आएंगे परसों आएंगे। अब जब नहीं, फिर भी नहीं आता बहुत सारा मेहनत करने के बाद, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे में ही तो कमी नहीं है, फिर वो फंस जाता है। ये डाउट मेरे ऊपर भी एक बार आया। फिर मुझे ऐसा ध्यान आया कि यार मैं जब तक स्कूलिंग करता था तो हमेशा मैं बैक बेंचर से एंट्री किया, टॉपर बन के निकला, तो फिर आज भी तो कर सकता हूँ। तो इसी कॉन्फिडेंस ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। मेरे कभी नंबर बहुत बहुत कम आए, अगर मैं बताऊं तो मेरे बहुत बहुत नंबर कम आए, 350 तक नंबर आए मेरे। उसके बाद मेरे नंबर 650, 700, 700 तक आए। मतलब मैंने नंबर वहां से लेके यहाँ भी, मतलब नीट में भी मेरा वही रहा है, जो मतलब हर क्लास में रहा है वही नीट में भी रहा। शुरुआत में मेरे 300 नंबर तक किसी किसी टेस्ट में आया, और मैंने फिर लास्ट में आते थे 700 नंबर तक, 700 नंबर तक भी ले आए टेस्ट में। मैं वही कहता हूँ कि देश के हर माँ बाप को अपने बच्चों को पहले सफलता के लिए नहीं तैयार करना चाहिए, पहले असफलता के लिए तैयार करना चाहिए। कि अगर आप असफल होते हो तो दुनिया खत्म नहीं है वहाँ से। ठीक है, आपको जो अचीव करना है अच्छी बात है, लेकिन कोई एक नीट पेपर आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, नहीं हुआ एट लास्ट कुछ और करेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता। इसके लिए सामाजिक तौर पर ना माँ बाप, भाई बहन, जो आसपास टॉर्चर करने वाले, टॉन्ट मारने वाले होते हैं, उनको भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि अपने बच्चों को पहले असफलता के लिए तैयार किए कि अगर नहीं हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, भारत बहुत बड़ा है। अब अर्थ नंबर की बात आई, इस चीज़ को लेके हम एक सुझाव देंगे कि ये चीज़ें बच्चे में कब आएंगी, इसके लिए उसका पालन पोषण बहुत डिपेंड करता है। मैं ये हर जगह बोलता हूँ कि तुम्हारे जो बच्चे हैं उनका पालन, जैसे हमने देखा था नहीं कि कुछ बच्चे अभी जल गए 6-6 महीने के, वो स्कूल गए थे, स्कूल नहीं वो पैम्पर करने के लिए भेजते थे कि मम्मी पापा के यहाँ ड्यूटी, बच्चे को क्या किया, स्कूल से आया उसमें भेज दिया, वो वहां रह रहे हैं। तो वो बच्चे का टाइम था दादी दादा के साथ खेलने का, लेकिन वो दादी दादा तो गाँव में है, सिंगल फैमिली होगी ना। हाँ, तो वो उनको साथ लेके आओ। भले आपका छोटा घर है, छोटी परिवार है, तो भी दादा दादी को साथ रखो, क्योंकि बच्चों को भी पैम्पर जो वो करेंगे, जो वो संस्कार देंगे, वो संस्कार उसको जीवन में कहीं नहीं मिलेंगे, वो लाइफ टाइम काम आएंगे। और वो कहीं ना कहीं हम संस्कारों को छोड़ रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इतना स्ट्रेस, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा सुसाइड बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने संस्कारों को छोड़ रहे हैं, हम अपनी रियलिटी को छोड़ रहे हैं। भाई लाइफ जो थी उसको हम छोड़ के हम चाह रहे हैं सब अंबानी बन जाए। भाई अंबानी भी तो खुश नहीं है भाई। तो हम कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को अगर पकड़ के रखें, संस्कार का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो रियल चीज है उसको पकड़ के रखें कि लाइफ इंपॉर्टेंट है, लाइफ जीना इंपॉर्टेंट है। हर जगह सिर्फ हम आज पैसा इतना कमा ले, कल इतना कमा ले। इस देश के बच्चों में या इस देश के माता पिता, इस देश की फैमिली में पता है क्या हो गया कि हमारा बच्चा वर्दी वाला होना चाहिए, हमारा बच्चा पावर वाला होना चाहिए, हमारा बच्चा मतलब भौकाल वाला होना चाहिए। हमने स्किल डेवलप की ही नहीं, जो हमारे यहाँ स्किल्स रही उसको खत्म कर दिया गया वक्त। कहीं ना कहीं मेरे भी बहुत स्किल्स खत्म हो गई। जैसे मेरी बात करने की पहले बहुत अच्छी मतलब वो था, मैं बहुत अच्छा गाना गा लेता था, बहुत अच्छी सिंगिंग करता था, और तो मैं पढ़ते पढ़ते मैंने देखा मेरी सब कुछ छूट सा रहा है। मैं खुद इस पचड़े बहुत पक चुका था। मैं इससे निकलना, मैंने एडमिशन ले लिया लास्ट ईयर, मैं कॉलेज नहीं गया, देखा फिर पेपर दे देंगे एक बार। मैं मतलब इस पचड़े में बहुत फंस चुका था पूरी तरीके से। अब मैं खुद चाह रहा हूँ कि इस पचड़े से निकल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि मैं डॉक्टर, अब मुझे ऐसा लग गया कि एमबीबीएस एम्स दिल्ली अगर मिल जाए मुझे, तो मुझे लाइफ मिल गई, और नहीं तो मेरी लाइफ खत्म है। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग यही सोच निकाला, और मैं इसके लिए तारीफ अपने सारे पाप तभी धो पाऊंगा जो मैंने इतने ड्रॉप लिए हैं कि मुझे एम्स दिल्ली मिले। और फिर मैं सोचा कि एम्स दिल्ली में मिल जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा आखिर, बस यही कि बस हम दूसरों को मुंह दिखा पाएंगे कि देख लो एम्स दिल्ली मिल गया मुझे, बस वो 4 दिन की बात। तो क्या मतलब है यार, जिंदगी जियो। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप लाइफ जीते रहो। जैसे कि बच्चा क्या करता है, सुसाइड करने का रीजन ये और होता है कि बच्चा जब पढ़ाई करता है तो वो सब कुछ छोड़ देता है, सारे दोस्ती यारी फैमिली नाते। अब वो सोचता है जब मैं जो कॉलेज मिल जाएगा तब मैं दोस्ती करूंगा, तब मैं दोस्ती बनाऊंगा, तब मैं रहूंगा, सही से जीऊंगा। और उस समय उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब पुराने दोस्त तो सारे छूट गए, सब छूट गया, उसको लगता है कि सब कुछ ही छूट गया मेरा। रियलिटी में वो छूटा होता है, दोस्त यार, वो कनेक्शंस छूटे होते हैं। पैसा तो छूटना एक छोटी प्रॉब्लम होती है वहां पे, वो कनेक्शंस छूटे होते हैं जो रियल कनेक्शंस थे पहले। वो सुसाइड करने में मजबूर करते कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं लाइफ में, मैं अकेला ही हूं बिल्कुल। मतलब अगर अब तुम दोस्तों से बात करोगे तो वो टोन नहीं आएगी जो थी आपकी। तो हमारा कहना है कि कहीं ना कहीं दोस्ती यारी में भी रहो, माँ बाप के साथ भी बैठो, कुछ देर घूम आओ, कभी कभी बर्थडे पार्टी भी जाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कहीं जो IAS PCS होता है, कितने घंटे पढ़ रहे थे? 16 घंटे। मैं इस बात को सबसे बड़ा झूठ मानता हूँ। कोई भी सामान्य दिमाग 18 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़ सकता। हमने पढ़ा है, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या आती है इसमें,
वो समय क्या होता है उसमें आप 2-4 घंटे बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ इधर उधर दिमाग चला जाता है। वो डिस्टरबेंस क्यों आता है? इसीलिए। और सोचते क्या उस समय कि फिर मैं ऐसा कर लूंगा, दोस्तों से मिलूंगा। ये भाई जिस समय ये सोच रहे हो उसी समय जाकर दोस्तों से मिलाओ, तो वो डिस्ट्रक्शन भी खत्म होगा और आपका कंसंट्रेशन बिल्ड होगा। कंसंट्रेशन मेरा पहले बहुत अच्छा कंसंट्रेशन था। जैसे मैं जब 8th क्लास की बात करूं तो मैं क्लास में मेरे लगभग 99% तक नंबर आते थे, मोस्ट ऑफ टाइम 98 99 मतलब ऐसा आता था, कई में 100 भी आते थे। तो होता क्या था कि मेरे साथ जो बच्चे रहते थे वो उनके नंबर बहुत कम आते थे, और टीचर उनसे कहता था कि तुम दिन भर दुबे के साथ घूमते हो, तुम्हारे नंबर नहीं आते, दुबे की इतना पढ़ा भी तो करो। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार पढ़ता तो मैं भी नहीं हूँ। जितनी पढ़ाई की सर को लगता है कि जितनी घंटे मैं पढ़ता हूँ उतने घंटे तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये मुझे भी पता था। मैं करता क्या था उस टाइम कि मैं स्कूल में जब पढ़ता था उस टाइम पे पूरा कंसंट्रेशन, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, जैसे उस टाइम बच्चे बातें कर रहे हैं तो उस टाइम पूरा कंसंट्रेशन। उसके बाद जैसे ही घर आया तो सबसे पहला काम था कि होमवर्क कर लेना मुझे। मेरे बाबा जैसे बाहर चारपाई डाल के लेटते थे, मुझे ध्यान है आज भी। मैं आता था, मैं अपनी ड्रेस उतारता और ड्रेस को फोल्ड करके मैं अपनी अलमारी में रख देता था, और तुरंत ही नोटबुक निकाली, थकान भी नहीं होती थी मुझे, और तुरंत ही नोटबुक निकाल के मैंने सबसे पहले काम कि होमवर्क कर दिया। तो मुझे अभी स्कूल में जो पढ़ाया वो मुझे याद भी रहा, और मैं 2 घंटे मैक्स टू मैक्स लगे, मेरा पूरा होमवर्क हो गया। अब मैं पूरा शाम तक, पूरा रात तक फ्री हूँ। उसके बाद अगर शाम को डांट पड़ी तो बस रिवीजन कर लिया 2-4 मिनट, बस आधे घंटे मैक्स टू मैक्स। वही बात है कि तो वो मैं पूरा दिन खेलता था और मुझे लगता था मुझे बहुत कुछ आता है, और टीचर ऐसे दिखाते जैसे कितने घंटे पढ़ता हो ये। तो वो कल्चर डेवलप करना होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ फॉरेन स्टडीज़ को मैं इसीलिए बहुत बेहतर मानता हूँ। वहाँ की लोकल स्टडीज़ जो हैं वो अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखा लिया, अपनी स्किल से वो खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, उन्हें कारपेंटर गिरी करनी है तो वो कारपेंटर का काम सीख रहे हैं अच्छे से। स्किल्स बिल्ड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जैसे आपके कि पास नहीं पढ़ाई मिला तो कुछ तो करोगे। कोई भी बिजनेस हो भाई, स्किल्स की बहुत जरूरत है। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और बहुत लोगों के पास स्किल्स होती हैं, सिर्फ पढ़ाई के दौरान वो अपनी स्किल्स खो देते हैं। मैं तो कहता हूँ यूपीएससी में बहुत ऐसा बच्चा है, 1-2 बार दो, 3 बार से मैक्सिमम मत दो। यूपीएससी करके भी कोई बहुत ऐसा झंडा नहीं गाड़ दोगे, रियलिटी है भाई। जो लोग कर रहे हैं, जो जिनका हो जा रहा है, जो उतने अच्छे पढ़ने में, होने दो उनको। तुम आकर अपनी स्किल्स को भी खो बैठोगे। बिल्कुल, 22 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद रखना होगा 1,31,000 का होना है। बिल्कुल, आप मैक्स उस टू 21 मैक्स। लाख में भी आ सकते हो, 21 हाँ, लाख में, तो उसके लिए तैयारी करो ना। बिल्कुल भाई, आप वहां आ जाओ। उसके बाद आपको क्या करना भाई, वो काम करो। कुछ भी करेंगे आप, सफलता मिलेगी अगर आप रियलिटी में स्किल्स डेवलप करके करेंगे तो। आखिरी सवाल, आपने कितने कितने नंबर तक देखा है कि सिलेक्शंस नहीं हुए, कम नंबर में हो गए? आखिरी सवाल। मेरा जैसे कि मुझे 2023 में मतलब कॉलेज मिल आपका जाता भी, अच्छे। आपके आसपास जो हाँ, बच्चे रहे और लोग रहे। और 565 नंबर पे कॉलेज मिला था। मेरे नंबर आए थे, मुझे कॉलेज नहीं मिला। मैंने 400 नंबर तक काउंसलिंग में देखा है कि 400 नंबर, उससे भी कम नंबर्स पे कॉलेज अलॉट हुए हैं किसी न किसी राउंड में उसी साल। तो तभी कॉलेज मिलता। मेरा तो अब तक एमबीबीएस कंप्लीट होने को होता, मुझे कॉलेज नहीं मिला था तब। तो फिर वो एक बार लगा, अरे मुझे तो आता होगा, चलो फिर कर लेंगे एक बार मेहनत, कोई बात नहीं, अब देश में जैसा है वैसा है। तो फिर से बाउंड्री पैक। अब जब इतने ड्रॉप हो जाते हैं ना तो पेपर दिन प्रेशर हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर आपको आता होता है, उस दिन आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत एंजाइटी में होते हैं कि आज ही मुझे पूरा प्रदर्शन करना है अपना, जो भी सालों साल का मेहनत है, और इस एंजाइटी के चक्कर में मुझे नींद नहीं आती एग्जाम डे। ये मेरी 3 साल से पिछली प्रॉब्लम हो चुकी है कि मुझे एग्जाम डे नींद आती ही नहीं है, मतलब उस रात में मुझे नींद नहीं आती है। तो उस चक्कर में मेरी क्लास में, मतलब मेरी लाइब्रेरी में कहीं भी मेरे सबसे अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम डे वो बच्चे मेरे से अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, मेरा नहीं हो पाता है। तो मैं बहुत एंजाइटी में, जब ड्रॉप्स हो जाते हैं ना तो बच्चे को लगता है कि यार कल ही मेरा पूरा प्रदर्शन है, सब कुछ कल ही है, पूरा युद्ध कल ही है। तो फिर नींद नहीं आती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब तुम जब एक्टिव ही नहीं हो, सोते हुए दिमाग से करोगे। इसी बार जब पेपर देके आया मैंने पेपर देके क्या, मैं पेपर के टाइम में मुझे नींद आ रही थी, मैंने जाके बाहर पानी डाला अपने सर पे, फिर आके पेपर दिया। उसके बाद मैंने बबल भरते टाइम एक पेज की बबल गलत भर दिया। अगर वो पेज के ही बबल सही भर देता तो मेरी रैंक बहुत अच्छी होती। और इससे अच्छा, प्राइवेट कॉलेज लेना हो फिर तो कितना कितना हाँ, चाहिए पैसा? हाँ, प्राइवेट कॉलेज के लिए तो कोई प्रेशर ही नहीं चाहिए। नहीं, पैसा कितना चाहिए? हाँ, प्रेशर तो थोड़ी है। हाँ, पैसा चाहिए, जितना प्रेशर जितना पता कम। होता तो किए होंगे ना कि अगर प्राइवेट में एक जाना। 1 करोड़ खर्चा है, 1 करोड़ मतलब 80 लाख तो सस्ता मानते हैं। 80 लाख में अगर हो रहा है तो बहुत सस्ता हो रहा है आपका। 1 करोड़ का खर्चा है, 1 करोड़ का खर्चा बच्चा उठा पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को 50% प्राइवेट सीटों को गवर्नमेंट फीस पे फिल करना चाहिए, जैसा कि कई स्टेट्स में है। वही मैं कह रहा ये हूँ, क्या ऑल ओवर इंडिया नहीं हो 80 सकता? लाख है, 1 करोड़ पे कॉलेज लोगे, जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप एन केन प्रकरण हाँ, आप पहले 80 लाख वसूलोगे। बिल्कुल कोई बिल्कुल। मरे कोई जिए, आपसे मतलब नहीं है। हाँ, ये चीजें लोगों में क्यों आ रही हैं? ये चीजें ना है, मेरा बस यही बदलाव का मोटो है कि ये चीजें लोगों में आ रही। जैसे बच्चे आजकल ऐसी बातें करने लगे कि मैं डीएम बनूंगा, इतना कमाऊंगा, मोटा मोटा पैसा आएगा, ये तो भाई पैसा छापने के लिए ये जॉब ले रहा है, इसका उसमें हो गया, वहां अच्छा पैसा ऊपर ही आ रहा है। भाई क्यों ऐसी ऐसी मानसिकता बन क्यों रही है?
क्योंकि वहां वो पहले पढ़ाई में इतना खर्चा कर चुका है, अब वो सोचता है अब हम भी जी ही लें, क्यों हम देश सुधारने की बात करें। जब सब जी ही रहे हैं, हम अकेले सुधार भी नहीं पाएंगे, तो हम भी जी ही लेते हैं, चलिए। जो होगा देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया हर्ष आपका हमसे जुड़ने के लिए, इतनी बातचीत करने के लिए। बाकी मेरी आखिर में बात यही है कि हर्ष ने जो शुरुआत की है, भैया सीधी सी बात है कि आरक्षण देश में खत्म नहीं करने का वो आंदोलन चला रहे हैं। उनकी बात यह है कि रिफॉर्म आना चाहिए। उनकी बात यह है कि जो नीचे तबके का SC ST है उसको भी तो उसका फायदा मिले। जो 5 लाख 8 लाख 10 लाख देकर या 80 लाख देकर कॉलेज ले सकता है, कोचिंग कर सकता है, वो SC ST का फायदा क्यों ले भाई? वो लेना जो कि 500 फीस नहीं दे सकता है। दूसरी बात मेरी तरफ से यही कहना, मैं हमेशा कहता हूँ CGP का प्रोटेस्ट भी कवर किया मैंने, उससे पहले जितने भी मैंने इस देश में कोचिंग से जुड़े हुए मामले कवर की, या मेरी जो हमेशा से एक बात रहती है कि जब कोई नंबर 1 बन जाता है, IS बन जाता है, उसका जश्न इतना आप मना देते हैं कि वो प्रेशराइज कर देते हैं आप दूसरे बच्चों को कि देखो ऐसा करो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। कोई एक पेपर नीट का या IAS का PCS का आपकी भविष्य और आपकी ज़िंदगी तय नहीं करता है। हाँ, सब कुछ लुट जाता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, आँख नाक जुबान सब दे रखी है रिकवर करने के लिए। कुछ नहीं कर पाओगे तो नीट का पेपर की तैयारी की है ना, कहीं भी कोचिंग पढ़ाकर 50,000 30,000 20,000 तो कमा के अपनी ज़िंदगी आप चला ही सकते हैं। तो सबसे बहुमूल्य है आपकी ज़िंदगी, और वही बात हर्ष कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thanks. बाकी आप लोग बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।